हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो क्लास 10th के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आपको कराऊंगा, जो कि सारे एमसीक्यू है और वो भी साथ में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ईयर में आए सब यहाँ पर मेंशन है। और ये मैंने कंप्लीट बुक यानी कि ऑल चैप्टर्स के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन डेली करने होंगे। हर दिन आप हर एक चैप्टर से 4-4 5-5 क्वेश्चन लगाओगे तो आपका अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो कोई भी चीज़ करें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप इस तरीके से अगर अभी जितना भी आपका टाइम बचा है 1 महीना, उसको अगर आप ऐसे कर लेते हो तो कोई भी आपके नंबर काट नहीं सकता। 100% आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है HCF ऑफ 234 एंड 156। 234 और 136 का HCF बताओ क्या होगा। HCF फाइंड करने के लिए हमें करने होंगे इनके प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद फिर जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और ये हमारा 13। सो HCF फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेने होंगे। हमारे कॉमन फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 13 6 जा 78। तो इसका जो HCF होगा वो 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि डेसिमल एक्सप्रेशन 1/11, ये जो 1/11 है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपने यहाँ पर देखा ये नंबर है आपका 1/11। अब 1/11 में ये जो नीचे वाला नंबर है इसके अगर आप देखो तो ये आपका 11 है। और जब नीचे 11 यानी कि कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर 2 और 5 को छोड़कर कुछ और हो जाते हैं, ऐसा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है ये आपको बताना है। देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो अंडर रूट के अंदर रह जाता है इसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। पहला हमारे पास 144। अगर आप अंडर रूट 144 के फैक्टर करते हो तो आपको मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये फैक्टर आपको मिलते हैं। और आप जब पेयर बनाते हो तो पेयर में से आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर आ जाता है, जो कि आपका सोल्व होकर 12 आता है। दैट मीन्स ये अंडर रूट 144 सोल्व होने के बाद 12 आता है, जिसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं बचा, यानी कि ये आपका नंबर इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। अब आप यहाँ पर बचा अंडर रूट 13। अब अंडर रूट 13 और 13 तो एक प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते। दैट मीन्स ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। इसका मीन्स अंडर रूट 13 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सी तो 7/11 है, और जो आपका 7/11 जो P/Q की फॉर्म में होता है वो तो ऑलरेडी रैशनल नंबर ही होता है। और कोई भी आपका नॉर्मल नंबर वो भी रैशनल होता है। इसका मीन्स इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 75। अंडर रूट 75 है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे इसमें से क्या वैल्यू मिलेगी। अभी हमारा 75 है, इसके लिए इसके हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फाइनली अंडर रूट 75 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनाया, पेयर में से एक बाहर आया 5√3। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5√3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल है। यहाँ पर पोलिनोमियल में ये वाला क्वेश्चन आया 2019 में। इसमें कहा गया है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज इनमें से कौन से होंगे। क्या आप इसको सोल्व करोगे? नहीं, सोल्व मत करो। आप यहाँ से देख लो। ये अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। यानी कि आप -5/1 लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या होता है, C/A। तो उसमें 1 है तो ये आपका 6/1, दैट मीन्स 6 हो जाएगा। अब इनमें से वो जीरोज देख लो जिनको ऐड करने के बाद तो 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 6 आ रहा है। तो कौन से जीरोज हैं, हमें पहले वाला जीरोज देखा। इनको अगर ऐड करते हैं 2 + 3, 2 + 3 करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अदरवाइज आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में पेपर में आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द जीरोज। ये हमें एक यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज का सम कितना होगा। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चे, आपका -b/a। तो यहाँ पर बच्चे आपका -b/a होता है। b कितना है यहाँ पर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -7 है। तो माइनस फॉर्मूले में है और -7 आप यहाँ पे रखोगे। और अपॉन में a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सोल्व करने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, सम ऑफ जीरोज इज 7/3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट
ए पोलिनोमियल, इनमें से पोलिनोमियल कौन नहीं है? तो मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल कौन नहीं होता, जिसकी पावर नेगेटिव हो, या फिर कोई आपका वेरिएबल अंडर रूट में हो, या फिर कोई वेरिएबल अपॉन में हो, इनमें से, या फिर किसी वेरिएबल की पावर अपॉन उसमें यानी कि फ्रैक्शन में हो। इनमें से कोई भी आपको एक कंडीशन दिखे तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। इसने कहा कौन सा इसमें से पोलिनोमियल नहीं है, तो आपने देखा यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 1/x। ये क्या लिखा हुआ है 1/x, यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसमें से पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें कहा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो। इफ़ टू लाइन आर पैरेलल देन सिस्टम हैज़, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो सिस्टम कैसा होता है? क्या उसका कोई सोल्यूशन होता है, यूनिक होता है, इन्फिनिटी, या फिर नन ऑफ दीज? जब कोई सिस्टम, कोई लाइंस पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस, देखो कोई भी हमारा सोल्यूशन कब बनता है? जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पर हम सोल्यूशन बोलते हैं। और लाइन अगर पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्व, ये इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन, यूनिक, या फिर नन ऑफ दीज? कैसे पता करेंगे? ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियो निकालेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, तो लिखेंगे 2/4। उसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, 3/6, और यहाँ पर फिर 7 है, और यहाँ पर 14 आपका कांस्टेंट। इनको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद पता चला कि ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो आपकी कंडीशन बनी a1/a2 इज इक्वल टू हुआ b1/b2 और इज इक्वल टू हुआ c1/c2। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन एलिमिनेशन मेथड विल वी एलिमिनेट, एलिमिनेशन मेथड में हम किसको एलिमिनेट करते हैं? वन वेरिएबल को, बोथ वेरिएबल को, नो वेरिएबल को, या फिर नन ऑफ दीज? तो जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो उसमें हम किसी एक वेरिएबल को हमेशा एलिमिनेट करते हैं, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट द सिस्टम है, अगर कभी भी लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो सिस्टम कैसा होगा? तो मैंने बताया भाई जब लाइन एक पॉइंट पर कट करेगी तो जहाँ पर कट करती है वही इसका सोल्यूशन होता है, तो इस सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कब वैलिड होगा? कब वैलिड होगा? वो तब वैलिड होगा जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। अगर हमारा a ही 0 हो जाता है तो a 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो इसमें सिर्फ bx + c बचेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो पावर 2 नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो एक फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो दैट मीन्स ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ रूट ax² + bx + c = 0। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, c/a लिखते हैं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रूट ऑफ आर, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे हमें ये बताना है। तो भाई हमें इक्वेशन के रूट निकालने हैं, जैसे मैंने पहला बताया था वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं इसको सोल्व करके भी दिखा सकता हूँ। कैसे निकालते हैं भाई? 6 कैसे फैक्टर चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो x² - 6 कैसे फैक्टर होते हैं? 2 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2x + 6 = 0। x² ब्रैकेट ओपन करेंगे -3x - 2x + 6 = 0। तो फाइनली x कॉमन लेंगे, x - 3, 2 कॉमन लेंगे, x - 3 = 0। यहाँ से सोल्व करेंगे x - 3 और x - 2 = 0। एक बार x - 3 को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x = आपका हो जाएगा 3। एक बार हम x - 2 को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x = हो जाएगा हमारा 2। तो फाइनली हमारे रूट हो जाएंगे 3 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमेशा एक पेपर में पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो यू नो दैट बच्चे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये होता है d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना इसको हमेशा। बी क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 और सी हो गया 4। सोल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 में 16 गया कितना हुआ 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म बोलते हैं हम ए एन को, यानी कि nth टर्म एपी की क्या होती है। अगर हम किसी भी एपी की nth टर्म निकालते हैं तो ये होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनली आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कॉमन डिफरेंस, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस इजकल टू क्या होता है बच्चे, a2 माइनस a1 होता है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करता है। 13 माइनस 7 इजकल टू 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सम ऑफ एन टर्म, हमें सम ऑफ एन टर्म बताना है, दैट मीन्स एस एन, और एस एन इजकल टू क्या होता है बच्चे, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये भी सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल। इन सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन स्टैंड फॉर, ये जो एंगल एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं ये किससे स्टैंड करता है, तो ए का मतलब हुआ एंगल एंगल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ एंड सी अपॉन एफ डी, देन ट्रायंगल्स आर। तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो ए बी, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पर डी ई है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर ई एफ है, और यहाँ पर सी ए और यहाँ पर एफ डी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये कोण ये, तो ये जो हमारा इसका ये जो झुका हुआ है इसको स्लोप बोलते हैं। ये 2018 में आया था। अगर आपको स्लोप चाहिए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1, याद रखना, और अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो x1 है आपका ये, y1 है ये, x2 और y2। अब इसको रखेंगे y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, 6 में से 2 गया आपका 4 और 3 में से 1 गया 2, 2 2 जा 4। तो इसका जो स्लोप होगा वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है मिड फार्मूला। मिड फार्मूला क्या होता है, जब हम मिड फार्मूला निकालते हैं, कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो उसका जो मिड फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ स्लोप इज जीरो देन लाइन इज, अगर किसी का स्लोप क्या है, जीरो है, तो लाइन क्या होगी। देखो अगर स्लोप जीरो होगा तो लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो मैंने आपको बार बार कहा भाई टेबल याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इजकल टू होता है आपका अपोजिट एडजेसेंट, या फिर एडजेसेंट अपोजिट, या फिर हाइपोटेनियस एडजेसेंट। तो उसका सही आंसर है, अगर आपको पूछा टेन थीटा, तो अगर आप देखो यहाँ पे ये है टेन थीटा। टेन थीटा ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एंगल है और एंगल के अपोजिट साइड ये वाली होती है और ये होती है एडजेसेंट। तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू है 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट ऑफ ए टावर कैन बी फाउंड। हाइट ऑफ टावर हम किससे फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ट्रायंगल्स रेशियो से, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो अगर हमें किसी टावर की हाइट फाइंड करनी है तो हाइट फाइंड करने के लिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तब भी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड विद, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ फॉर्म होता है, तो जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो एंगल होता है नीचे वाला इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो नीचे की लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 है टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल की जो टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इक्वल टेंजेंट्स फॉर ए पॉइंट, इक्वल टेंजेंट्स जो किसी पॉइंट से है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल ही फॉर्म होती है। कैसी होती है, इक्वल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कुमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कुमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्टैटिक्स मीन इज, मीन क्या होता है भाई, मीन को हम बोलते हैं एवरेज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स, हिस्टोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रुप्ड डेटा को। किसको करता है, ग्रुप्ड डेटा, जो डेटा ग्रुप में होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अगर कोई इवेंट बिल्कुल श्योर है मतलब 100% होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने नहीं आते थे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो अगली क्लास में भी मैं आपको सारे हर बार इसी तरीके से 4-4 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं।